जनाब, आज की ये हम वॉल्यूम 3 लेटेस्ट कमेंट्स और रिप्लाईज की सीरीज आपके सवाल और जवाब रेजिडेंशियल प्लॉट की नई स्कीम आरपीएस 06 2022 यमुना अथॉरिटी की नई स्कीम के जितने कमेंट्स आए उन सभी पे मार्गदर्शन के साथ आपको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उनके सुटेबल रिप्लाईज। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। जो पहली बार आए हैं जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को चलिए जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। पहला कमेंट जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो है 10% अमाउंट का, रजिस्ट्रेशन मनी का। इन्होंने सवाल ये किया है, ये एनईएफटी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगभग 10 लाख ये बोल रहे हैं। 10 लाख की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो हुआ इनका 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हुआ, जिसमें लगभग इनको राशि लगभग 9,25,500 जमा करनी है जो यमुना अथॉरिटी की तरफ से स्कीम में आई हुई है। तो जनाब ये कह रहे हैं मैं 2-2 लाख करके इसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस क्या मैं कर सकता हूं एनईएफटी की। जनाब आपको ये बता दें, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है आपको सिंगल मोड में ही ट्रांजैक्शन करनी है। अगर आप इसे मल्टीपल मोड में या हम कहीं बार बार की ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको ही इसमें दिक्कत होगी। इनकेस आप अनसक्सेसफुल होते हैं, आपका रिजल्ट में नहीं आ पाता है नाम, तो आपका पैसा ढूंढने में अथॉरिटी को दिक्कत हो सकती है। तो आप कृपया करके आरटीजीएस के माध्यम से, जिसमें मिनिमम 2 लाख की एंट्री कम से कम होती है और निवेश की कोई लिमिट नहीं होती, तो आप आरटीजीएस के माध्यम से इसमें सिंगल मोड एक बारी में एंट्री इसका दे। अगला सवाल, आई हैव अ फ्लैट इन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं? और उसके बाद का सवाल, विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए भी बताएं। तो आपने कहा आपके पास ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का फ्लैट है, तो जनाब इस स्कीम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपके पास यूपी में कहीं पे भी अथॉरिटी का या हम कहीं किसी भी चीज का प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे हम डीडीए का एग्जांपल दें, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था डीडीए ने ओन करके लिखा हुआ था, ओन ड्वेलिंग यूनिट। ओन मींस ओनरशिप, उसके आपके राइट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ओनरशिप है कहीं पे भी पूरी दिल्ली में तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी तुलना इस स्कीम से करें, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसमें सिर्फ ये लिखा है सिर्फ वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिनके पास पहले से कोई प्लॉट या फ्लैट इन एनी स्कीम नहीं होना चाहिए। और बेटर क्लैरिटी के लिए अगर हम बताएं तो आप ये लाइन पढ़ लीजिए 15 का पार्ट बी का क्लॉज नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कोई भी अलॉटेड रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट अर्लियर स्कीम ऑफ द अथॉरिटी, मतलब ईडा अथॉरिटी की बात हो रही है। तो इसमें कोई भी आपके पास अथॉरिटी यमुना अथॉरिटी की तरफ से फ्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर अलॉटमेंट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम कवर करने जा रहे हैं आपके लिए दिव्यांग कैटेगरी, हैंडीकैप कैटेगरी, जिसमें मेरे पास सवाल था कि आप उनकी रिजर्वेशन का भी बताएं कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैंडीकैप के लिए रिजर्व करे गए हैं। तो आपको ये बता दें कि क्लॉज नंबर 3 का 2 पार्ट आप सुनिएगा, एक क्लॉज नंबर 3 का 3B और क्लॉज नंबर 3C। तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 4% का, जी हाँ 4% का रिजर्वेशन दिया गया है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स। पहली चीज। दूसरी चीज, 4% में से जो 1% है वो आपका विजुअली इंपेयर्ड एप्लीकेंट्स के लिए, मतलब जो आंखों से देख नहीं सकते उन लोगों के लिए रखा गया है। लेकिन एक अनिवार्य चीज जो जरूरी है वो है आपको अटेस्टेटेड कॉपी इस सर्टिफिकेट की, हैंडीकैप की, आपको इस स्कीम के साथ जरूर एज अ बेनिफिट फॉर रिजर्वेशन आपको सबमिट करनी होगी। अगला सवाल जो हम कवर करने जा रहे हैं, क्या हम किसी भी पेमेंट को, चालान की जो जनरेशन हमने करनी है वो किसी भी अकाउंट से ब्लड रिलेशन के अलावा कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा नहीं है या हो भी सकता है, लेकिन अगर आप अपना पैसा, लगाया हुआ पैसा के बदले किसी और की धनराशि लगाते हैं
जमा पूंजी आपकी नहीं है, तो सीधा का सीधा इसका असर आपको फर्दर फ्यूचर में कभी भी इनकम टैक्स की अगर नजर में आप आते हैं तो आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी एज पर इनकम टैक्स रूलिंग किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपकी पैसा, आपकी जमा पूंजी आपके खास अपने पास या अपने खास ब्लड रिलेशन, माता पिता, भाई बहन, सिर्फ वाइफ, उन्हीं में से लोगों से आप इसका पैसा का प्रावधान फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, आप उनसे कृपया करके ऐसी पेमेंट ना ले जिससे आपको आने वाले वक्त में तकलीफ का उठाने का नुकसान देखना पड़े। अगला सवाल, मेरे पास नोएडा अथॉरिटी का रीसेल का प्लॉट है, क्या इस स्कीम में मैं अप्लाई कर सकता हूं? जनाब, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं अभी पहले भी कि आप यमुना अथॉरिटी के अलावा अगर आपके पास कहीं का भी किसी भी अथॉरिटी का प्लॉट है या फ्लैट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूपी स्टेट इन्होंने लिख दिया होता ब्राउचर में, क्योंकि हमें ब्राउचर को ही मान्यता देनी है, उसकी ही अंडरटेकिंग को हमने फाइनली साइन करना है। अगला कमेंट जो मैं कवर करने जा रहा हूं, सन अगर 18 प्लस है तो फादर और सन अलग फॉर्म भर सकते हैं? जनाब, बिल्कुल भर सकते हैं। आपका बेटा जब 18 साल से ऊपर है, एज पर एलिजिबिलिटी रूलिंग, आप भी अलग फॉर्म भर सकते हैं, वो भी अलग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही प्लॉट, साइज ऑफ प्लॉट आपने भी भरना है और आपके बेटे ने भी किसी एक साइज ऑफ प्लॉट को चुनना है। दो भरेंगे तो आपके प्लॉट के लिए जो आपका पैसा, धनराशि रिजेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा कमेंट, इनके पास 2009 में प्लॉट निकला था, कहने का मतलब इनके पास यमुना अथॉरिटी की तरफ से प्लॉट है। अब मैं अपने सन का फॉर्म भरवाना चाहता हूं, उनकी एज लगभग 24 है, वो मेरे साथ रहता है, सेम एड्रेस पे है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे इंडिपेंडेंट हैं, 18 साल से ऊपर की एज में है, आप बिल्कुल उनका फॉर्म भरवा सकते हैं। आप ध्यान से दोबारा सुनिएगा, एज पर एलिजिबिलिटी क्लॉज ये बोलती है, फैमिली उसको बोलते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ या आपके बच्चे जो डिपेंडेंट हैं और आपके 18 साल से कम माइनर की एज में आते हैं, उसमें उसको एक फैमिली कहा जाता है। लेकिन अगर बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया तो वो मेजॉरिटी में आ जाता है और वो पूरा हकदार है अलग से एक फॉर्म भरने का। दूसरा सवाल आपको मैं बता दूं कि ये जो सवाल है ये है कि इनके पास सेक्टर 22D में 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, इनका बेटा भी 24 साल का है। इस स्कीम में वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं अगर इनका ड्रॉ में नाम आ जाता है और अलॉटमेंट आने पर उसकी जो बिहाफ पर जो पेमेंट है वो क्या ये कर सकते हैं? तो जनाब, आपको इसका क्लॉज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप इसमें फिर एज अ को एप्लीकेंट इसमें आपको अप्लाई करना होगा। को एप्लीकेंट मींस जॉइंट एप्लीकेंट। जॉइंट मींस आप एक जॉइंट प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं और आपकी ऑलरेडी एक प्लॉट है सेक्टर 22D में। तो कहने का ये मतलब, एज पर रूलिंग आप 2 बार इसमें स्कीम में फायदा नहीं उठा सकते। तो कहने का ये मतलब, अगर आप इसमें स्कीम में अपने बेटे का भरवाना चाहते हैं तो आप एज अ को एप्लीकेंट या फिर हम कहें कि आप किसी और को इसमें हिस्सेदारी में जो आपके ब्लड रिलेशन में है उनका नाम जोड़ सकते हैं। और जिस टाइम पे इसकी पेमेंट का आपको इसका नाम निकल के आ जाता है तो आप बैंक के साथ उस टाइम पे इसके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज अ को एप्लीकेंट। लेकिन इसमें अगर आप सोचेंगे कि स्कीम में मैं एज अ को एप्लीकेंट, एज अ जॉइंट एप्लीकेंट बन जाऊं, वो आप नहीं कर सकते। अगला सवाल, पहले मैंने एक फॉर्म भरा था जिसमें मुझे फोन नंबर गलत भर दिया, बाद में मैंने नया फॉर्म भर दिया, चालान भी भर दिया। मेरा सवाल ये है, जो मैंने पहला फॉर्म भरा उसका नया फॉर्म कहीं उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा? कहने का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने 2 फॉर्म भरे, उसमें से आपने क्या कहते हैं आपको दोनों
फॉर्म्स के आपने क्या धनराशि जो 590 रुपए की 500 प्लस जीएसटी है, आपने दोनों की अलग अलग पे की? कृपया करके इसका कमेंट करके दोबारा बताएं। दूसरी चीज, आपका क्या इसका एप्लीकेशन नंबर दोनों अलग जनरेट हुए क्या? अगर दोनों अलग जनरेट हुए तो आपको ये बता दें, आप कभी भी इस स्कीम में 2 फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो एज पर रूलिंग आप इस स्कीम के अगेंस्ट एज अ डिफॉल्टर पाए जाते हैं, जिसमें आपका सक्सेसफुल होने के बाद भी, क्योंकि आपने 2 बार भरा, कहने का मतलब आपने अथॉरिटी को इसमें ना चाहते हुए भी आपने इसमें हेरा फेरी करने की कोशिश की, क्योंकि आपके इसमें प्रोबेबिलिटी 2 बार की आ गई एज कंपेयर टू अदर्स, जिनमें हर एक इंसान की सिर्फ 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी दिखती है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कृपया करके राइटिंग में साफ अक्षरों में अपना यमुना अथॉरिटी को मेल जरूर करें। जो मैंने अपनी पहली मेल आईडी में उनकी मेल आईडी आपको शेयर करी है, तो आप जरूर उनको मेल करें और राइटिंग में एक चिट्ठी भी उनको लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे से 2 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से जो आपका सही फॉर्म जो आपने पूरी पेमेंट के साथ भरा है वो ही मेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए और दूसरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। और अगर आपने एक ही फॉर्म को अगर आप सोच रहे हैं वो ही इनकम्प्लीट हुआ है, उस वजह से आपने किसी वजह से आपको लग रहा है आपने वो 2 बार भरा है तो वो तो सिंगल फॉर्म ही हुआ, तो कृपया करके इसका कमेंट थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ मेरे को भेजे। तो जनाब, ये थी एक खास अपडेशन वॉल्यूम 3, आपके सभी आरपीएस 06 2022 के जुड़े हुए सवाल और उसके जवाब। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो आप सब तक पहुंच गई होगी। जो मेरी ये खास वीडियो है, जरूर इसको लाइक करें, किसी भी तरीके का कमेंट करें। जो नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस खास वीडियो को हर चाहने वाले तक जरूर शेयर करें, ताकि हर एक इंसान जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो इस स्कीम से चूक ना पाए। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूं एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।